हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 14 अगस्त का करंट अफेयर्स बताएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया गया है। और जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या कवर किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जनरल नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए, तो वीडियो मिस ना करिएगा। तो शुरुआत करते हैं, चलिए आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे तो कब मनाया जा रहा है? 14 अगस्त को। कब से मनाया जा रहा है ये? तो ये 2021 से पहली बार इसको मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 से इसको मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इसको घोषणा की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत के विभाजन के दौरान जो लोगों ने संघर्ष और बलिदान किया था, उसकी याद में इसे मनाया जाएगा। तो उसे जो है भुलाया नहीं जा सकता है। लोगों द्वारा जो उस समय बलिदान दिया गया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो जान ही रहे हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि जो है भारत का स्वतंत्रता अगस्त 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन वहां का जो है 14 अगस्त को, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो वहां का भारत का अंतिम वायसराय था, माउंटबेटन है, वो जो है दोनों देश के स्वतंत्रता दिवस में भाग ले रहा था। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना लिया जाए, उसके बाद भारत का दिवस मना लिया गया स्वतंत्रता दिवस। तो इसीलिए जो है एक दिन पहले वहां मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये उस समय 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इसे। तो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 13 तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित दोनों प्रकार के समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों पर कितना ट्रांसपोंडर होता है? ट्रांसपोंडर लगाने का घोषणा की गई है। तो विकल्प में 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 लाख है। 1 लाख जो है ट्रांसपोंडर लगाने के लिए घोषणा किया गया है। किस पर? जो समुद्री मछली पकड़ते हैं उनको जो है सुरक्षा देने के लिए। तो समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो देखते हैं कई बार समुद्र में जो चक्रवात आता है या और कोई घटनाएं होती हैं, तो कई सारे मछुआरे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको पता नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ चले गए। तो इसीलिए उसको निगरानी के बढ़ाने के लिए और उसको जो है नियंत्रण करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाने के लिए बात किया गया है, जो उनकी निगरानी को बढ़ाएगा। तो ये जो मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन डेयरी मंत्री, इन्होंने ये घोषणा किया है, राजीव रंजन सिंह। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 1 लाख ट्रांसपोंडर, क्योंकि जो है हमारे जो मछली पालन है समुद्र में करने वाले, उनकी भी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो विकल्प में है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये तमिलनाडु सरकार ली है। तो गुजरात में जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो उससे भी बड़ा ये जो है बनाने के लिए तमिलनाडु में घोषणा किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा? स्टेडियम होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी को क्षमता निर्माण आयोग की उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो विकल्प में है लखनऊ, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद। तो सही उत्तर आपका है लखनऊ। लखनऊ में जो इस अकादमी को सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के असाधारण पालन की मान्यता में क्षमता निर्माण के लिए दिया जा रहा है। ये उत्कृष्ट या उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है? लखनऊ को जो है। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी कहाँ है? लखनऊ में।
तो इसको जो है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्रह्म योनि पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है, तो यह कहाँ पर है, यानी यह पहाड़ी कहाँ पर है। विकल्प में है हरिद्वार, गया, कोयम्बटूर, लेह। तो सही उत्तर आपका रहेगा बिहार के गया में। बिहार की गया में ये पहाड़ी स्थित है। तो कहाँ है, गया में। ब्रह्म योनि पहाड़ी कहाँ है, गया में। क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में बीपीएससी में 2022 में पूछा जा चुका है। उस समय जो हो ब्रह्म योनि पहाड़ी पर आग जैसी घटनाएं जो है चर्चा में थी, तो इसलिए इसको पूछा गया था। तो बीपीएससी 2022 में, तो यानी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्रह्म योनि पहाड़ी कहाँ है, तो गया में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ब्रेल लिप होता है, जाने रहे हैं, जो दृष्टि बाधित लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिप होता है, जो उनको जो है टच करने पर जो एहसास होता है, उनका कोड भाषा होता है, उसके माध्यम से वो जान पाते हैं। तो ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है किस बैंक ने। विकल्प में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो सही उत्तर क्या है आपका, सही उत्तर आपका पीएनबी है। पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा कहा है। तो इसका नाम दिया गया पीएनबी अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड, अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड। तो कौन कहा है, पीएनबी का। पंजाब नेशनल बैंक जो है ऐसा घोषणा किया है कि जो है जो दृष्टि बाधित लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग, उनको जो है उनके लिए ये घोषणा किया जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कुछ जान लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का द्वितीय सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था, 1894 में। और ये जो है ये भारत का, आपको बता ही दिया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो दिल्ली में है, दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए पीएनबी ने लॉन्च किया ब्रेल एटीएम कार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, पीएनबी ने इसको लॉन्च किया है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह, मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। तो विकल्प में है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल। नेपाल के जो है स्टूडेंट द्वारा ये विकसित किया गया है, वहां की सरकार द्वारा सपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने ये मुनाल उपग्रह भेजा है। तो भारत के जो है, भारत का जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो इसरो की वाणिज्यिक जो है शाखा है, तो उन्होंने जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च करेगा। ये तो किस व्हीकल से लॉन्च करेगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इस यान से इसको लॉन्च करेगा। तो किस देश का है ये, नेपाल का है। और इसको जो है ये नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 में जो है स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना 2019 में किया गया है। ये इसरो की जो है मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग जो है इसको करने के लिए बनाया गया है, यानी वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण के लिए वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 में बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुआ। तो विकल्प में है आपके गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो कौन सा उत्तर है आपका, हरियाणा। हरियाणा में जो है सितंबर में जो है, सितंबर 2024 में ये जो है कबड्डी लीग जो है आयोजित होगा। तो कहा देखिए इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि पहली वैश्विक कबड्डी लीग है। तो इसको जो है बढ़ावा देने के लिए कबड्डी को, ये जो है हरियाणा में आयोजित होगा। इसका नाम दिया गया है आधिकारिक रूप से ग्लोबल ओवरसीज वोमेन्स कबड्डी लीग, वोमेन्स कबड्डी लीग। तो इसका नाम ये दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता। तो यहाँ लगभग 15 से अधिक देश के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है। तो हाँ, आपसे एक इंपॉर्टेंट बात है
कि आपको जो है पेरिस ओलंपिक से संबंधित वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, चैनल पर है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। वहां A to Z आपको पूरा कवर किया गया है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन पूछने की संभावना ही नहीं है। तो जो है इस बेसिक से लेकर के करंट अफेयर्स तक का पूरा जानकारी आपको दिया गया है, तो आप उसको जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। पूरा वहाँ डिटेलिंग किया गया है। तो भारत किस स्थान पर रहा है पेरिस ओलंपिक में? विकल्प में 48, 61वें, 71वें, 75वें। तो सही उत्तर आपका रहेगा 71वें स्थान पे है ये। तो जो है भारत जो है एक सिल्वर के साथ में, एक सिल्वर प्लस 5 कांस्य, 5 जो है ब्रॉन्ज के साथ तालिका में 71वें स्थान पर बना हुआ है। ये देखिए भारत का जो है रैंकिंग। इंडिया जो है 71वें रैंक पर है। गोल्ड नहीं पाया आपको, क्योंकि जो है गोल्ड अब की बार नहीं आया था। अब ये एक जो है सिल्वर आया, 5 जो है ब्रॉन्ज आया, कांस्य पदक, 6 टोटल पदक तालिका के साथ। ये पाकिस्तान से भी जो है पीछे चला गया। पाकिस्तान का स्थान जो है 62वां है, तो हमारा जो है 71वां हो गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने जो है, इसमें पूछा जा सकता है कितने पदक मिला टोटल, कितने कांस्य मिला, कितने स्वर्ण मिला, कितने जो है ब्रॉन्ज मिला। तो आपसे कोई चीज पूछा जा सकता है, इसलिए इसको देखिएगा ध्यान से। और ये 4 महिलाएं, 4 महिला के नाम सॉरी, ये 5-6 लोग हैं जो इसमें पदक पाए हैं। तो देखिए पेरिस ओलंपिक में 6 पदक हैं, जो है 1 रजत और 5 कांस्य के साथ भारत जो है 71वें रैंक पर बना है। तो देख लीजिए कौन कौन है। मनु भाकर जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो कौन जीता है? मनु भाकर। और ये दूसरे नंबर पे जो है सबसे पहला अवार्ड यही पाई थी, पदक यही मनु भाकर ही पाई थी। दूसरे पे जो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम की श्रेणी में पाए थे शूटिंग में, तो कांस्य ये भी मिला था। स्वप्निल कुसाले जो है ये 50 मीटर, ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में इसे कांस्य पदक इनको मिला था। फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को जो है कांस्य पदक मिला था। पिछले टोक्यो ओलंपिक में भी जो ये हॉकी टीम कांस्य पदक पाए थे, तो पुरुष हॉकी टीम को मिला है। अगला नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक के क्षेत्र में रजत पदक पाए हैं, यानी सिल्वर पाए हैं। तो पहला सिल्वर है भारत का इसमें पेरिस में, तो यही पाए थे नीरज चोपड़ा। अमन सहरावत जो है सबसे कम उम्र के ओलंपिक खिलाड़ी, ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। तो ये पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक ये जीते थे। फिर अगला देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? विकल्प में है यूएसए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए। देख लीजिएगा यूएसए जो है 40 गोल्ड के साथ और 44 जो है सिल्वर के साथ, 42 कांस्य के साथ 126 टोटल पाया था। दूसरे स्थान पे चाइना है, देख लीजिए 40 और टोटल जो है 91। तीसरे स्थान पे आपका जापान है। चौथे पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। पांचवें पे जहां जिस देश में हो रहा था फ्रांस के पेरिस में, वो जो है 16 गोल्ड के साथ 64 टोटल जो है पदक पाया है। तो किस स्थान पे है? 5वें स्थान पे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कम से कम 5 तो आप जो है इसको भूलिएगा मत कि 5 जो है, क्योंकि 5 कभी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, सीरीज में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। और कैसे पूछा जा सकता है? तो यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट पे, चाइना दूसरे स्थान पे, जापान तीसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पे, फ्रांस जो है 5वें स्थान पे है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र है, कुर्स्क अदसा है, कुर्स्क क्षेत्र रीजन यानी कुर्स्क रीजन किस देश में स्थित है? तो विकल्प में है आपके चीन, यूक्रेन, रूस, यूएसए। तो सही उत्तर आपका रहेगा रूस। ये क्यों न्यूज में है, चर्चा में क्यों है इस समय? क्योंकि जो है यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर हमला किया है। तो ये देखिएगा ये कहाँ है कुर्स्क क्षेत्र? ये है यूक्रेन से सटा हुआ, यहाँ ये कुर्स्क क्षेत्र है। तो यहाँ जो है यूक्रेन ने हमला किया है, तो इसलिए जो है बहुत न्यूज में था। अभी ये फिर से ये रूस यूक्रेन का युद्ध है, ये फिर से जो है चर्चा में है, क्योंकि जो है यहाँ रूस द्वारा हमला किया गया है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा हमला किया गया, सॉरी देख लीजिएगा इसको। तो ये रूस ने यहाँ जो है आपातकाल की घोषणा की है, इसके क्षेत्रीय क्षेत्र पर, इतने में कुर्स्क क्षेत्र में ही आपातकाल की घोषणा कर दी है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस शैक्षणिक संस्थान को मिला है?
तो सही उत्तर पहले विकल्प देखिए, IIT मुंबई, IIT मद्रास, हिंदू कॉलेज दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये IIT मद्रास को जो है ये अवार्ड मिला है। तो लगातार ये 6वें वर्ष जो है ओवरऑल श्रेणी में, समग्र श्रेणी में, देखिए समग्र श्रेणी में, ओवरऑल श्रेणी में इसको जो है ओवरऑल कैटेगरी में इसे पहला स्थान मिला। तो लगातार ये 6वें वर्ष है ओवरऑल श्रेणी में 2019 से ही 6वें वर्ष ये जो है इस श्रेणी में टॉप पर है। और देखेंगे वो ऐसे देखेंगे तो 9वें वर्ष ये जो है टॉप पर चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जारी इसे जो शिक्षा मंत्रालय करता है, धर्मेंद्र प्रधान जानी रहे इसके जो है मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री इसको जारी करते, शिक्षा मंत्रालय से जारी करता है। और उसके बाद ये कॉलेज, इसमें जो है 16 श्रेणियों में इसको रैंक प्रदान किया गया है। जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, प्रबंधन इंस्टीट्यूट है, तो सब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, सब मिला करके जारी किया गया है। लेकिन ओवरऑल श्रेणी में जो है IIT मद्रास आपका टॉप पर है। वही देखेंगे कॉलेज की श्रेणी में, कॉलेज में आपका जो है हिंदू कॉलेज, ये हिंदू कॉलेज दिल्ली टॉप पर है और दूसरे नंबर पे मिरांडा हाउस दिल्ली है। और वही देखेंगे यूनिवर्सिटी के श्रेणी में, यूनिवर्सिटी में जो है आपका ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो इसे जो है टॉप पर दिया गया, रैंक दिया गया यूनिवर्सिटी श्रेणी में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरे स्थान पे JNU है आपका, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। ये देखिए केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान इसे जो है रैंकिंग प्रदान किए हैं। तो IIT मद्रास जो है 2016 से 9वें वर्ष भी इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखा और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु दोनों विश्वविद्यालय और अनुसंधान के श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16 श्रेणियों में इसको रैंक प्रदान किया गया, आपसे बता ही दिए। ये देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे है कि सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो कौन लिया है? सैयद रेफात अहमद। जाने रहे बांग्लादेश में किस तरह से हालत है, इसको कई बार आपसे कवर कर चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो कौन है ये? सैयद रेफात अहमद। अभी हाल ही में ओबैदुल हसन ने जो है रिजाइन दे दिया था, इनको ये कह के कि ये बिना जो है अंतरिम सरकार के परमिशन के कोर्ट परिसर में पूरा मीटिंग बुला लिए थे, इसीलिए जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा और इनको जो है शेख हसीना का करीबी भी माना जाता था ओबैदुल हसन को, इसलिए इस्तीफा इनको देना पड़ा था धरना के कारण। फिर बिहार सरकार ने, अगला देखिए, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। तो कौन सरकार किया है? बिहार सरकार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा, क्योंकि धर्म से संबंधित जितने मामला होते हैं वो बहुत जो है चर्चा में रहते हैं। फिर देखिएगा, पाल कामागे रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। तो कौन जो है? पाल कामागे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 4 वर्ष से जो है वहां के राष्ट्रपति 4 बार से राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो ये है रवांडा, देख लीजिए विकल्प में रवांडा। यहाँ जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ये नीचे लेक विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा जाता है, तो इसके नीचे जो है रवांडा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये ध्यान देखिएगा कि रवांडा जो है विषुवत रेखा से नीचे है, स्थित है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पर पेज से। और रवांडा की राजधानी जो है किगाली है, किगाली। यहाँ 2016 में जो है 2016 में ओजोन क्षरण से संबंधित जो है समझौता हुआ था, तो किगाली एग्रीमेंट उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है ओजोन डिप्लीटेशन से। फिर अगला देखिएगा, ये है, देखिएगा ये पाल कागामे है। अगला देखिएगा कि शाहरुख खान लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कौन बना है? शाहरुख खान बने हैं। तो कोई अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पे जो मिल रहा हो पहले भारतीय बने हो पाने वाले, तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए सेशन को, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो धन्यवाद आज के लिए। टिल देन टेक केयर।